अरे आप आ गए, आपका ही तो इंतजार था। नमस्ते प्यारे दर्शक मित्रों। चुटकी किससे बात कर रही है? अरे मैं अपने प्यारे दर्शक मित्रों से बात कर रही हूँ। क्या चुटकी तू भी ना? अरे क्या हुआ, ये तो अपने प्यारे दर्शक मित्र हैं, बिल्कुल हमारे परिवार के जैसे। अरे काहे का परिवार? मालिक इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। लाइक और कमेंट का तो भूल ही जाओ। अरे नहीं, अब से ये सब लोग कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। मैंने सबको बोल दिया है। देखिए अब आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, नहीं तो जग्गू भैया मुझे फिर से बहुत सुनाएंगे। चलिए आप लोग वीडियो का आनंद उठाएं। बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नामक एक छोटे से गांव में राम नारायण नाम के बुजुर्ग अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। राम नारायण के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा विवेक। महेश की पत्नी का नाम रेखा था। विवेक बचपन से ही एक आंख से देख नहीं सकता था, लेकिन दिल का बहुत साफ और मेहनती था। राम नारायण को अपने आंगन की बकरी गौरी से बेहद लगाव था। राम नारायण की बड़ी बहू रेखा को अपने ससुर और देवर जी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन वह अपने पति महेश से झुंझलाते हुए कहती है, सुनिए जी, मैं तंग आ गई हूँ इस बूढ़े बाप से और उस अधूरे काने भाई से। हर वक्त बस मैं ही झेलूं इनको। क्या मैं इनकी नौकरानी हूँ? हाँ नौकरानी हूँ मैं। अब तो मेरा जी घुटने लगा है इस घर में। हर दिन हर पल बस सेवा करो उस बुढ़े की और उस अपाहिज देवर की। कोई हद होती है सहने की। मैं और नहीं कर सकती ये सब। थक गई हूँ मैं। कब मिलेगा मुझे इनसे छुटकारा? कब? अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पिताजी तो बूढ़े हैं और विवेक भी थोड़ा असहाय है। अरे रेखा थोड़ा सब्र रखो, पिताजी बूढ़े हो गए हैं। और विवेक क्या? वह एक काम भी ठीक से नहीं कर पाता। अगर तुम्हारे पिता की इतनी ही चिंता है तो खुद ही उनकी देखभाल क्यों नहीं करता? दिखाई नहीं देता क्या उसको? मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। क्या मैं उनकी देखभाल के लिए इस घर में आई हूँ? आप कब समझेंगे कि इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है? आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं हो? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उस अंधे की और उस बुढ़े की सेवा करूँ? अरे रेखा बहू, गौरी अभी तक भूखी है, चारा नहीं दिया अब तक। बहू तुम क्या कर रही हो? देखो मेरी गौरी भूख से चिल्ला रही है, अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते हो क्या? आपको इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं चारा डाल देते? मुझसे सेवा करवाने का हक आपको किसने दिया? अरे मेरे इस बूढ़े शरीर में अगर इतनी शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता बेटी। अब शरीर साथ नहीं देता। मुझ में हिम्मत होती तो खुद कर लेता। तो आपकी कमजोरी की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या, जो मुझे इतना परेशान करते हो? अरे बहू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? क्या हुआ पिताजी, कोई परेशानी है? इतनी सुबह रेखा पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं बेटा, मैंने बस रेखा से गौरी को चारा देने को कहा था, लेकिन बात कुछ और ही बन गई। मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैंने तो बस बोला कि गौरी को घास डाल दे, लेकिन वो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहाँ राम नारायण का छोटा बेटा विवेक आता है। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह क्या बात हो रही है? बेटा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? क्या तू खेत गया था? जा थोड़ा आराम कर ले। महेश तुझे शर्म नहीं आती है? विवेक से ऐसी हालत में काम करवा रहा है। इसे वैसे भी एक आंख से दिखाई नहीं देता, अगर इसे कुछ हो जाता तो? अरे पिताजी इसे एक आंख से दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार थोड़ी पड़ जाएगा। भैया सही कह रहे हैं। पिताजी आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। पहले गौरी को खाना खिला देता हूँ, जानवर भूखा नहीं सोना चाहिए। राम नारायण को विवेक की चिंता हमेशा खाई जाती थी, क्योंकि महेश और रेखा का व्यवहार उसके प्रति रूखा था। वे चाहते थे कि राम नारायण की मृत्यु के बाद संपत्ति सिर्फ उनके हिस्से में आए। राम नारायण को अपने छोटे बेटे विवेक की बहुत चिंता होती थी, इसीलिए राम नारायण चाहता था कि उसके जीते जी विवेक की शादी एक अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन राम नारायण अपने पुराने दोस्त बलराम से मिलता है, जिसकी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। क्या हुआ राम नारायण भाई, आज तुम बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो? अरे हाँ बलराम, मैं मेरे बेटे विवेक के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। बलराम, मुझे अपने बेटे विवेक की शादी के लिए एक सच्ची और समझदार लड़की की तलाश है। भाई क्यों ना हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? विवेक के साथ तुम्हारा बेटा काना है, मैं अपनी सुंदर बेटी उसे कैसे दे दूं? कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तुम्हारा वो काना? ऐसा मत बोलो बलराम, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? कमी क्या है? क्या कमी है ये तुम पूछ रहे हो? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है, तुम्हारा बेटा काना है। भला मैं अपनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा?
तो क्या हुआ? मेरा बेटा दिल से बिल्कुल साफ है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका घर भी आबाद हो। तुम देखना, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से कराऊंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? बेटा, मेरी एक ही तमन्ना है कि तेरे जीवन में कोई ऐसा आए जो तुझे समझे और तेरा साथ दे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, आप इतना चिंता क्यों करते हो? ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। विवेक गौरी को जंगल में चराने ले जाता है। तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज है? इतने घने जंगल में भला कौन रो रहा है? विवेक ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। विवेक को यह सब थोड़ा अजीब लगा और उसने धीरे से पूछा, अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? इस वीरान जंगल में अकेली क्यों हो? मेरा नाम माया है। मैं यहीं झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे यह अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और तुम्हारी आँखों को क्या हुआ है? मेरा नाम विवेक है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आँख से अंधा हूँ, लेकिन तुम्हारी आँखों में सच्चाई और दर्द दोनों दिख रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करोगी? हाँ, शायद भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। मैंने तुम्हारी तरह दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। आप जैसे दयालु इंसान को क्यों? पिताजी, अरे ओ पिताजी, बाहर आइए, जल्दी यहाँ आइए। देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये लड़की कौन है? पिताजी, यह लड़की आपकी बहू है। मिलिए अपनी बहू माया से। बेटा, तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। रेखा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। पिताजी, अब यह जंगली औरत हमारे घर में। पिताजी, इस लड़की का ना कोई खानदान है, ना कोई शराफत। इसे घर में घुसने मत दीजिए। खबरदार, जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो पता नहीं किस डायन से शादी करके आए हो। ना तो इसके परिवार का पता है और ना ही इसके खानदान का। रेखा, इस घर में जितना हक तुम्हारा है उतना ही विवेक और माया का भी है। भला यह घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी है। बस कीजिए, आप लोग अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। मैं इस घर को छोड़ देता हूँ। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। विवेक बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकता। बेटा, अब यह चाहे कुछ भी बोले तो भी मैं नहीं रुकूंगा। हाँ, जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे हमारी गौरी को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है। उन्हें बहुत लगाव है गौरी से। हाँ, इस गौरी को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन? अरे वाह जी, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। अब तो यही देखना है कि ये लोग जाते कहाँ हैं। इधर तीनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। मुझे माफ कर दो माया। मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। अजी, ऐसा मत कहिए। मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको और आपके पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे और हमारे साथ तो हमारी गौरी भी है। आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों को मेरे घर लेकर चलूंगी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसी जंगल में एक झोपड़ी में रहा करती थी। हम तीनों और गौरी वहीं रहेंगे। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें वहीं चलना चाहिए। इतना कहकर वे सभी माया की झोपड़ी की ओर चले जाते हैं। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं मेरी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। पिताजी, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माया, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना। हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा परदादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचा करते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी मिट्टी की मूर्ति बनाना आती है। यह तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से
तीनों मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाने लग जाते हैं। विवेक सारे बर्तनों को बाजार में बेचने ले जाने लगता है। जल्द ही उनकी कला लोगों को पसंद आने लगती है। जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगता है। तीनों की जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगती है। और एक दिन जब विवेक बाजार में मिट्टी की मूर्तियाँ बेच रहा होता है, तभी उसके पास उसका बड़ा भाई महेश आता है और उससे कहता है, भाई मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं है, कृपया मदद करो। क्या हुआ भैया? भाभी को क्या हुआ, मुझे बताइए। तुम्हारी भाभी काम करते करते अचानक से बेहोश हो गई और मेरे पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? क्यों नहीं भैया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। विवेक बिना एक शब्द कहे, बिना किसी रूठन के उनके साथ चला जाता है। तुरंत अपने भैया के साथ भाभी को देखने घर पहुंच जाता है। रेखा बिस्तर पर लेटी हुई होती है। क्या हुआ भाभी जी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अभी हकीम जी को बुलाता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगी। विवेक तुरंत ही हकीम जी को बुलाता है और इलाज करवाता है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, रेखा अब खतरे से बाहर है। मैंने दवाई दे दी है, थोड़े ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी रेखा की आंखें खुलती हैं और वह विवेक से कहती है, देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने आपको और पिताजी को बहुत दुख दिए हैं, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता भाभी जी। धन्यवाद आपका। एक बार मैं पिताजी और मेरी देवरानी से माफी मांगना चाहती हूँ। अगले दिन विवेक पिताजी और माया को रेखा से मिलने लेकर आ जाता है। सभी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। आज मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा जरूर किया होगा, जो मेरे बेटे विवेक जैसा रत्न पाया। जिसके दिल में सच्चाई, दया और सेवा का भाव होता है, वही जीवन में सच्चा सम्मान और सुख पाता है। रिश्तों की असली ताकत खून में नहीं, बल्कि इंसानियत, सहानुभूति और क्षमा में होती है। वीडियो को लाइक करें और एडवेंचर कार्टून स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर